है, जिससे जो आँख का जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, जिससे ड्राई आई कहते हैं, जिसमें आँखें लाल रहती हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहता है, दिन भर काम करके आँखें थकी रहती हैं और रात में फिर सर दर्द भी होता है। वाटर बॉर्न बहुत सारी डिजीज़ होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, जो अनंतनाग में हमने देखा रिसेंटली हुआ। और हम जब वहाँ गए सर्विलेंस के लिए तो हमने देखा वहाँ बहुत डर्टी कंडीशंस थे, लोग ओपन डेफिकेशन थी वहाँ, पानी बहुत गंदा। हमारा कोई पेशेंट एडमिट होता है, चाहे ओपीडी में हो या आईपीडी में है, वहाँ हमारे सेंट्रल हीटिंग है, लेकिन जो ही वो बाहर निकलता है तो बाहर से फिर से उसको वो जो कोल्ड वेव आती है दोबारा, तो उसको उस चीज़ के बचने के लिए उसको वो देखना है कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाकी चीज़ें कैसे। बच्चों का ना खेलना, इनएक्टिविटी, एक जगह बैठना, फिर उससे उनको वेट बढ़ जाता है। एक बार वेट बढ़ गया ना बच्चे का तो उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो और ज़्यादा खाता है। इट्स ए विशियस सर्कल। ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, ड्रग्स प्रॉब्लम बहुत हो गई है और उसके बहुत सारी वजूहात हैं। आपको पता है कि हमारा पहला जो फैमिली सेटअप हुआ करता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। 2, 3, 4 साल, 5, 10 साल के बाद ये कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन जो रहता है तो उसमें कैंसर के अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का हेल्थ शो हेल्थ एंड वेलनेस। और आज के इस खास शुमारे में हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक कुरैशी साहब, हमारे एचओडी मेडिसन गुलाम जिलानी रमशू साहब, हमारे सुप्रिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर इकबाल साहब और डॉक्टर इफ्तिकार साहब एचओडी एसपीएम कम्युनिटी मेडिसन, और हमारे साथ मौजूद है माइक्रोबायोलॉजी से डॉक्टर आबिरू और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुश्ताक साहब। तो आज जो हमारा मौजू है वो सर्दियों को लेके हैं, क्योंकि जब कश्मीर में सर्दियां आते ही यहाँ कुछ बीमारियां अपना परतव डालती हैं और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे पहले हम प्रिंसिपल साहब से जानना चाहते हैं, सर यहाँ पे अगर देखा जाएगा जो कोविड जिससे हम फेमिलियर है, तो अगर ये वेव फिर से आने लगी है, फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नई वेव आई है कि दुनिया भर में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, जापान हो, तो यही वेव द्वारी दुनिया में फैल के यहाँ भी आ जाएगी। तो इससे पहले ये वेव हमें खा जाए, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर करें। एहतियाती तदाबीर जैसे हम पहले भी बताते थे, मास्क लगाना है, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, फजूल हॉस्पिटल नहीं आना है, जब मजबूरी हो तब हॉस्पिटल आना है, और हॉस्पिटल में भी अगर एक पेशेंट आएगा उसके साथ सिर्फ एक अटेंडेंट होगा मास्क लगा के, क्योंकि अटेंडेंट का भी सेहत उतना ही ज़रूरी है जितना पेशेंट का सेहत ज़रूरी है। अब रही बात ये क्या वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का एक दूसरा वेरिएंट है BF1, जो अपर रेस्पिरेटरी और अदर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कर देता है। तो इसमें नाजरीन से यही गुजारिश है, जब भी आपको लगे कि सांस में तकलीफ़ हो रही है, बुखार हो रहा है या कोई और वैसी तकलीफ़ है, तो खुदा रहा जल्द अज जल्द हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें। इसमें RT-PCR का भी करना ज़रूरी है, जिसकी सहूलियात हमारे पास बहुत मिक़दार में मैसर है। पिछले साल भी हम करीब 2000 टेस्ट एक दिन में करते थे, और इस साल हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ मैसर हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़। बाकी रहे कि इलाज मुआलजा का भी तरीका जो भी है, हमारे पास वार्ड्स हैं, ICUs हैं, थिएटर्स हैं, बाईपैप्स हैं, CPAPs हैं, वेंटिलेटर्स हैं। मकसद है कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और उसके बावजूद 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर के हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, PPTs की कोई कमी नहीं है, ग्लव्स की कोई कमी नहीं है, और सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं। हम पूरा चौक चौबंद हैं किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए, मगर हमेशा जब तक लोगों का ताउन नहीं हो, पेशेंट्स का ताउन नहीं हो, हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। हमारी कामयाबी आपके ताउन से बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप आई स्पेशलिस्ट भी हैं, अगर हम कहीं पे भी नज़र दौड़ाएंगे आज के दौर में, या तो लोग मोबाइल फ़ोन्स पे दिखेंगे या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे, उससे आँखों पे कौन कौन से असरात पड़ सकते हैं?
इतने सालों से मैं बोलते आ रहा हूँ कि मोबाइल का कम करो, टीवी कम देखो, डिस्टेंसिंग रखो, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो या नौजवान हो, सब लोग दिन रात लगे रहते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप और मल्टीमीडिया हमारी माशरे का, हमारे सेटअप का एक अहम जुज़ बन गया है। चाहे क्लासेस हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो या ऑनलाइन बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो, इवन टेली मेडिसिन भी अब ऑनलाइन भी ही हो गया। ये मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी बन गया है, मगर हम मल्टीमीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यही एक गुजारिश है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो, कि ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, कंटिन्यूस ना इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 3 या 4 घंटे अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि मल्टीमीडिया या लैपटॉप्स का करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि छोटा सा ब्रेक ले लें, या अगर वैसा नहीं है जो आपकी डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि कम यूज़ करना है, जो एज़ पर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, चाहे बैंक्स की बात करें या गवर्नमेंट ऑफिस की, क्योंकि आज डिजिटल ज़माना चल रहा है, जिनको दिन भर यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? उनके लिए तो यही ज़रूरी है कि एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स लगाएं या एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस लगाएं, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस लैपटॉप देखा गया है, इससे जो आँख का जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, जिससे ड्राई आई कहते हैं, जिसमें आँखें लाल रहती हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहता है, दिन भर काम करके आँखें थकी रहती हैं और रात में फिर सर दर्द भी होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है HOD मेडिसिन डॉक्टर जिलानी रमशू साहब। तो इनसे हम पूछेंगे सर, हमारा जो मौजू आज है वो सर्दियों को लेके हैं। सर्दियां आते ही, अगर सर्दियां आती तो कांगड़ी का यूज़ ना करें, ये इम्पॉसिबल है। तो जो कांगड़ी यूज़ करने से इरिदमा होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में नारतिद बोलते हैं, वो नारतिद का स्किन कैंसर से क्या वास्ता है और कितने चांसेस है स्किन कैंसर होने के? देखिए, हमारे पास तकरीबन 3-4 महीने का जो सर्दियों का मौसम रहता है, इंसान अपने आप को बचाने के लिए बहुत सी तदबीरें करती हैं। तो आजकल के दौर में ACs हैं, हमामस हमारे घर में रहें, लेकिन जो हमारी जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन वो गरीब लोगों की है, तो उनके लिए कांगड़ी ज़रूरी है, वो अपने आप को बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि लोग जो घर में चूँकि बाहर सर्दी होती है, अंदर रहते हैं, तो लगातार 24 घंटे या सुबह से शाम तक कोई कांगड़ी का इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, कांगड़ी तो ज़रूरी है, लेकिन आप ये लोग हैं, खासकर जो गरीब जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ये अपना अंदरूनी जो कपड़े वपड़े होते हैं निकालते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो जाए। लेकिन उसमें होता है कि कांगड़ी के जो अंदर जो होता है वो ये मिट्टी का होता है, वो ज़्यादा वो कांगड़ी बहुत गर्म हो जाती है, तो उससे लगातार इस्तेमाल करने से इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है। 2, 3, 4 साल, 5, 10 साल के बाद जो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन जो रहता है, तो उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होती हैं, जिसे हम कांगड़ी कैंसर कहते हैं। अब लोगों को चाहे कि अपने आप को इस्तेमाल करने के और भी ज़रिए है, कांगड़ी के बगैर भी है, और अगर कांगड़ी ही ज़रूर इस्तेमाल करनी है तो उसमें उतना तेज़ ये नहीं होना चाहिए, ईंधन ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर इकबाल साहब के पास, जो कि सुपरिटेंडेंट GMC कॉलेज GMC हॉस्पिटल अनंतनाग के सुपरिटेंडेंट है। सर, जो यहाँ पे सर्दियों को लेके हम बात कर रहे हैं, सर्दियों को लेके जो फ्लू वगैरह जो या कफ होती है, तो इनसे निपटने के लिए आपके हमारे इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियत दस्तियाब है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एज़ पर गाइडलाइन जो होता है कि 15 नवंबर से सेंट्रल हीटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। जो भी हमारे पेशेंट्स यहाँ एडमिट होते हैं, वो उनके लिए पूरी सहूलियत है, हीटिंग का सेंट्रल हीटिंग है। और जहाँ पर सेंट्रल हीटिंग नहीं है, वहाँ हमने ACs और गैस बुखारिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पर भी हमारा कोई पेशेंट एडमिट होता है, चाहे OPD में हो या IPD में है, वहाँ हमारे सेंट्रल हीटिंग है। लेकिन जो ही वो बाहर निकलता है, तो बाहर से फिर से उसको वो जो कोल्ड वेव आती है दोबारा, तो उसको उस चीज़ के बचने के लिए उसको वो देखना है कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाकी चीज़ें कैसे हैं, कि उसको वो चीज़ गर्म रहने के लिए वो उसको एहतियात करना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब आपके पास फिर से आएंगे, अभी हम जाएंगे डॉक्टर इफ्तार के साहब के पास। सर, आपने जो कहा कि कपड़े चेंज करने, हमारा जो मौसम है चेंज होते ही हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने के आदत बिल्कुल चेंज करने पड़ते हैं। तो इन सर्दियों में जो बाकी चीज़ें जितनी भी बीमारी जो इसमें हो जाते हैं, जो फ्लूज वगैरह हो जाते हैं, इनसे निपटने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए हमें? जैसा कि आपने अच्छा सवाल किया कि इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हमारी सर्दियों के मौसम में बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है। क्योंकि ये जरासीम जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने वाले, इनका बेस्ट सर्वाइवल हो जाता है विंटर मंथ्स में और स्प्रिंग में और ऑटम में, जो कि मतलब एनवायरनमेंट जो है उनके सर्वाइवल के लिए मुवाफिक है। दूसरी चीज़ जो इसमें ये अहम है कि जो हमारा रहने का तरीका है विंटर्स में, ओवर क्राउडिंग है, एक ही जगह बहुत सारे लोग बैठते हैं, और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन इन्फेक्शंस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये जितना हम नज़दीक बैठेंगे तो ऑर्गेनिज्म हमारे मुंह से जिसको इन्फेक्शन हो माहौलियात में चला जाता है और दूसरे को इन्फेक्ट कर लेता है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक बात खुसूसी ये है, जहाँ तक आप ग़िज़ायात का कहेंगे, यूजुअली फ्लूइड्स काफ़ी पीनी चाहिए, पानी वगैरह ऐसी चीज़ें, और थोड़ा सा ल्यूकवार्म ठंडा पानी इस्तेमाल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जितना हम गर्म पानी इस्तेमाल करें, फ्लूइड्स ले लें, विटामिन सी प्रिपरेशंस ले लें, ख़ासतौर संतरे ले लें गर्म पानी में डाल के, या नींबू का पानी पी लें, ये इसके काफ़ी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत सारे इन इन्फेक्शन से हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है बच्चों के लिए, वो इनको बहुत सारी इन बीमारियों से प्रिवेंट कर लेती है। बिसाइड्स दिस, हमारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैंपेन भी अब प्राइवेटली तो ऑपरेशनल है, अस्पतालों में तो जो भी हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट है उनको ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकॉकल वैक्सीन मिलते हैं, ताकि इन जो हमारे ऑफिसर अस्पतालों में मुलाजिम हैं उनको एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिले। जनरल पब्लिक के लिए यही अवेयरनेस है, जितना सोशल डिस्टेंसिंग करें, जितनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, दैट इज़ बेटर, और जितने फ्लूइड्स ले लें और ओवर क्राउडिंग अवॉइड कर लें, धुएँ से, इन चीज़ों से जितना भी एहतियात हो सके वो उनके लिए बेटर। डॉक्टर साहब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आजकल की जो यूथ है जो मल्टीपल रीज़न से परेशान है, जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पीयर प्रेशर की बात करें, या सोसाइटी प्रेशर की बात करें, जिससे वो फिर बाद में जो ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। जहाँ तक हमारी जो कश्मीर का ताल्लुक़ है, ड्रग्स प्रॉब्लम बहुत हो गई है और उसके बहुत सारी वजूहात हैं। आपको पता है कि हमारा पहला जो फैमिली सेटअप हुआ करता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें एक सपोर्ट मैकेनिज़्म हुआ करता था, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जॉइंट जो सपोर्ट मैकेनिज़्म था वो ख़त्म हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड यूथ बहुत सारे हैं, और जब इनको ये एडोलेसेंट पीरियड है, जब इनकी तालीमात कंप्लीट हो जाती है, उस फेज़ में अगर इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ न मिले, ये एक ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन, वल्नरेबल पीरियड है जहाँ की ये इन ड्रग्स की तरह एडिक्ट हो जाते हैं। इसमें हमें काफ़ी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, चाहे मीडिया है, और ऊपर से अब जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो हमारे स्टेट लेवल पे, कश्मीर लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे भी, जहां इनकी काउंसलिंग हो सकते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इनको, और अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मेनेस फैलता जा रहा है। अगर इस पर हम काबू न कर सके, सोशल इसमें एक इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ही कंट्रोल नहीं कर सकता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको आपस में तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको ओवरकम कर सकें, और जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ जो ये ट्रांजिशनल फेज़ होता है एक बच्चे में, एजुकेशन जहाँ उसकी कंप्लीट होती है तो उसको जॉब, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंस ढूंढता है, और अगर इनको अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जॉब्स ना हो, तो ये इस ट्रैक की तरफ चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स, इंटीग्रेटेड अप्रोच वेरियस डिपार्टमेंट्स में, ताकि हम इस मेनेस को कंट्रोल कर सकें। तो
ہم آپ کو لے چکتے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پاس جو کہ چائلڈ کیئر اسپیشلسٹ ہیں. تو ان سے ہم یہ جاننے کی بات کریں گے سر, جب ہم بچے تھے ہمارے جو کھیل کود کے طریقے تھے, ہم بھاگ دوڑ کرتے تھے, باڈی کا نشو نما ہوتا تھا, لیکن آج کل اگر دیکھا جائے یا بچے فون پہ زیادہ لگے رہتے ہیں یا بچوں کا وہ نشو نما نہیں رہتا ہے, وہ ایکسرسائز ویسے نہیں کر پاتے ہیں, تو جس سے ان کا جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. سر ان کی جو ڈیولپمنٹ, جو ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو پہلے جو آج سے پہلے اراؤنڈ 35 ایئرس جب میں نے پیڈیاٹکس شروع کر دی تو تب 2 پرابلم ہوا کرتی تھی بچوں میں. یا اس کو ڈہیریا ہے, کین اسپیک ان کشمیری آلسو بیچ میں, یا گژھان مسل تو یا ہۄکھان, أمِس ہۄکھٕ پاو. ٹرن گئی 35 ایئرس پاسٹ, آج لوگ کہتے ہیں یا بیٹھان أمِس قبض. The things have changed, the style of living has changed. پہلے بچے صبح نکلتے تھے, کھیلتے تھے, کھاتے تھے, کھیلتے تھے اور وہ انرجی ختم کرتے تھے, کیلوریز برن کرتے تھے. آج بچہ صبح سے لے کے بڑے بھی, ہم بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں, رات کو بھی دن کو بھی. جب ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, جتنا ہم کھاتے ہیں اس سب کو شوگر بن جاتا ہے. ہمارا پیٹرول شوگر ہے, ہم جو بھی کھائیں اس کو شوگر بن جاتا ہے. شوگر ہمارا پیٹرول ہے, جو یوز ہو گیا, جو بچ گیا اس کو فیٹ بن جاتا ہے. تو اس سے اوبیسٹی ہو جاتی ہے. اوبیسٹی یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں. انفیکشن کو چھوڑ کے جو ہماری ان ایکٹیویٹی رہی ہے, تو بچوں کا نہ کھیلنا, ان ایکٹیویٹی, ایک جگہ بیٹھنا, پھر اس سے ان کو ویٹ بڑھ جاتا ہے. ایک بار ویٹ بڑھ گیا نا بچے کا تو اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے, وہ اور زیادہ کھاتا ہے. اٹس اے ویشس سرکل, یہ بریک نہیں ہوتا ہے. زیادہ بھوک لگتی ہے, زیادہ ویٹ بڑھ گیا, زیادہ اس کی نیڈ بڑھتی ہے, ہی اسٹارٹس پٹنگ آن مور آف ویٹ. اینڈ ود ریزلٹ اب ارلیئر ایج میں, پہلے 50 سال کے بعد ہم کہتے تھے ہارٹ اٹیک آ گیا, اسٹروک آ گیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں, اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, پیڈیاٹکس کو جو چینج ہوا ہے, بچے کو ایک آرگن لیا گیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے بچہ اتنا بڑا ہے, جو گود میں ہے وہی بچہ ہے. بچہ وہ نہیں ہے. بچہ فرام دا ڈے آف کنسیپشن اپ ٹو دا ایج آف 19 پیڈیاٹکس ہے, 19 سال تک. بچہ جب پیدا ہوتا ہے پرینیٹالوجی, تو بچہ یورپ میں پیڈیاٹکس کو سپر اسپیشلٹی مانا جاتا ہے, اور جو پیڈیاٹکس کی باقی برانچ ہے ان کو ہم سب اسپیشلٹی کہتے ہیں. اگر ہم پیڈیاٹکس کی بات کریں, پہلے 28 ڈیز میں ایک سب اسپیشلٹی ہے نیونیٹالوجی, اس کے بعد پیڈیاٹک نیورولوجی, انڈوکرائنالوجی, گیسٹرونٹرالوجی, پلمنالوجی جو بھی ہیں وہ آتی ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوا اپ ٹو 2 ایئرس وہ انفنٹ بنتا ہے. تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے یہ ہارٹ کی جنرل میڈیسن سے. ادروائز پیڈیاٹک میڈیسن وہ اڈلٹ میڈیسن ہے. اب ہماری برانچ جو ہے 19 سال تک ہوئی ہے. پہلے 2 سال انفنٹ ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے, کھاتا ہے, کوئی اور دودھ پیتا ہے. اس کے بعد 2 سال کے بعد ہی بیکمز اے پری اسکول چائلڈ فرام 2 ایئرس ٹو 5 ایئرس. اس بیچ اس کی ہیئرنگ ضروری ہے, ہیئرنگ ڈیولپ ہونی چاہیے. اس بیچ اس کے ویژن ہے, ویژن ڈیولپ ہونا چاہیے. اسی اسٹیج سے اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. 2 باتیں ہیں, ایک ہے گروتھ, ایک ہے ڈیولپمنٹ. گروتھ ہے کہ سائز انکریز ہو جائے, سیلیں بڑھ جائیں, سیلیں ڈیوائڈ کر لیں. اور جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ دماغ سے منسلک ہے, اس کو مائلینیشن کہتے ہیں. اس ڈیولپمنٹ سے بچہ چلتا ہے, پہلے بیٹھتا ہے, پھر رڑتا ہے یعنی کھوکھی چکران, اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سیڑھی سے اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, دوڑتا ہے, پھر باتیں کرنے شروع کرتا ہے. پہلے سنگل ورڈ بولتا ہے, آئی بولتا ہے, ماں بولتا ہے, پھر ڈبل ورڈ, 3 ورڈ, سینٹینسز, اور اس کے بعد پری اسکول پیریڈ آتا ہے 2 سال سے 5 سال تک. یہاں ڈفرینس یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ایک تو بیماری ہے ہی ہے, جو بیماریاں بھی ہیں بڑوں میں وہی ان میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچے کی نشو و نما کے لیے وی ٹو ٹیک کیئر آف امیونائزیشن, ہم کو کیئر کرنا پڑتا ہے اس کی غذا کے لیے. یہ ڈیولپنگ چائلڈ ہے, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, اور پھر اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد اسکول چائلڈ بنتا ہے. دین 8 سال 10 سال. پہلے ہمارے ٹائم میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو سیکنڈری سیکشول کریکٹرز ہوتے ہیں, دیز یوزڈ ٹو کم آفٹر 15 ایئرس 16 ایئرس. آج زمانہ چینج ہوا ہے, 8 سال سے 12 سال تک اے گرل اسٹارٹس مینارکی, ان کو حیض آتا ہے اس ایج پہ. ایج نیچے آ رہی ہے, ایکسپوجر زیادہ ہے, انوائرمنٹ چینج ہوا ہے. We have modern gadgets, we are busy with the phones, busy with the laptops. جو انوائرمنٹ چینج ہوا ہے اس سے, اور جو ڈائٹ بڑھ گیا ہے, لوگ تھوڑا, اللہ کا شکر ہے, اللہ خدا چیئری کروں سارنی, پیپل ٹیک گڈ ڈائٹ اینڈ دین جینیٹکس اینڈ ان ایکٹیویٹی, اینڈ دے اسٹارٹ ہیونگ
these characters earlier. تو پھر آتا ہے ایڈولسنٹ پیریڈ. اس ایڈولسنٹ پیریڈ میں بچے کی نشوونما جو ہوتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہی ٹرائز ٹو کاپی ہز پیرنٹس فرسٹ. جو ماں باپ کرے, آپ عام طور دیکھتے ہیں جس کا ماں باپ موٹا ہے بچہ بھی موٹا ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ زیادہ کھاتے ہیں, بچہ نقل کرتا ہے, وہ بھی زیادہ کھاتا ہے. ماں باپ انیکٹیو ہیں, کام نہیں کرتے, چلتے نہیں ہیں, پھرتے نہیں ہیں, بچہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. سو دے آل اسٹارٹ ٹیکنگ لاٹ آف فوڈ اینڈ دے اسٹارٹ گروئنگ اوبیس. تو اوبیسٹی میں جو ڈیزیز ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, ہائپر ٹینشن ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, آج کل تو یہ نیچے آ رہا ہے ایج پہ. 20 سال کی ایج سے ہی میں ہم ہارٹ اٹیک دیکھتے ہیں. اب اس کے اور وجوہات بھی ہیں. وہ تو بیسیکلی جو ہیں یہ ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 2 بچوں میں ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوتا ہے. تو بڑے بچوں میں جو 20 سال کے اوپر ہے یا 30 سال پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کم ڈاؤن. اس کے بعد پھر جب یہ گروتھ سٹاپ ہوتی ہے یا بچہ پھر بڑا بنتا ہے, تو اس ایج پہ بچی کی نشوونما کے لیے اس کو دس از دی ایج, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اسی ایج پہ ایڈولسنٹس میں 15 سال یا 12 سال سے لے کر 19 سال تک بچے بہک جاتے ہیں. ان کو وہ انوائرمنٹ ملنا چاہیے جہاں ان کی نشوونما ہو جائے, ٹھیک طرح سے دماغی نشوونما, جیسا گھر کا ماحول ہے, محلے کا ماحول ہے, اسکول کا ماحول ہے, اس سے اس پر اثر پڑتا ہے. اگر اس ٹائم بچہ ڈیویٹ ہو گیا, وہ لگ گیا ڈرگس کی طرف, وہ لگ گیا اسموکنگ کی طرف, گھر میں دیکھا باپ اسموک کر رہا تو وہ بھی کرے گا, دیکھا ڈرگس چل رہے ہیں وہ بھی ڈرگس کرے گا, ماحول دوست بن گئے, اسکول میں دوست بن گئے. تو دس از دا کروشل پیریڈ. دس ٹائم یہ مینیس جو ہوا ہے ڈرگس کا, بچے مرتے ہیں, ایڈولسنٹس مرتے ہیں بیکاز آف ڈرگس. تو اس کو ہمیں سوشلی by all, we have all to combine together, not health department only, not medical education, all of us have to, society کو ایکجٹ ہونا ہے اور ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے اس مینیس سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی گروتھ اینڈ ہیلتھ کی, جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, چھوٹے بچوں کی بات کریں, جو بچے پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, وہ ان کی نشوونما دیکھتے ہیں, ان کی جو فزیکل ہیلتھ کیسی ہے. لیکن اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, وہ کیسی امپروو ہو سکتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ, وہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے؟ وہ تو فزیکل ہیلتھ تو ہمارے پاس پیرامیٹرس ہیں, ویٹ, ہم ویٹ دیکھتے ہیں, گروتھ دیکھتے ہیں, ہائٹ دیکھتے ہیں, دیٹس اوکے. تو مینٹل ڈیولپمنٹ میں تو سب سے پہلے یہ بات ہے, جو بچہ گونگا ہے, ہم کہتے ہیں یا سچو سن کا تھی کرن یا سچو زور, وہ گونگا بیسیکلی نہیں, اس کی زبان ٹھیک ہوتی ہے, گلا ٹھیک ہوتا ہے, ہی بیسیکلی از ڈیف. اس کے جو کوئی بات سنے وہی بولے گا. تو ہیئرنگ اسکریننگ جو ہے فرسٹ 6 months آف لائف میں بہت ضروری ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, وہ وی کین ڈیٹیکٹ ایز پیڈیٹیشنس کہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ آواز نہیں سنتے ہیں. جو بچہ آواز سنے گا وہی بات کرے گا. جو گونگا ہے, جو بیسیکلی بہرا ہے, وہی گونگا ہوتا ہے. تو نمبر 2 آئی ڈیولپمنٹ. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ان کو کیٹریکٹ ہوتا ہے بائی برتھ. اگر آنکھوں کی روشنی پوری نہ ہو یا اور کوئی ڈیزیز آنکھوں کی ہو تو ہی ول ناٹ ڈیولپ ویل. باقی تو اس میں یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کا بولنا کیسا ہے, بولنا ایک تو اسپیچ ہے, دوسرا اس کا اسمائل کب آتی ہے. ایٹ 9 months, ایٹ 6 months چائلڈ شوڈ اسمائل, ایٹ 7 months چائلڈ تو پھر ایسے ہاتھ پکڑتا ہے, اس کو بولتے ہیں ہم پریمیچور گراسپ. پھر 9 مہینے پہ ایسے اٹھاتا ہے چیز. دس از اے ہائیلی ڈیولپڈ کوالٹی آف اے چائلڈ, کہ ایسے اٹھانا, اس کو پنسٹ گراسپ کہتے ہیں. آپ بچے کو بلائیں گے وہ ایسے موو کرے گا, پیویٹنگ. دس از اے ہائیلی سوشلی ڈیولپڈ اسکل آف دی چائلڈ. تو دس ڈیپینڈس اپان دی مائلینیشن آف دی برین. اس میں بیسیکلی جو بچہ پیدا ہو, اگر کوئی پرابلم ہو جائے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ کرائی کرنا چاہیے. ہم تو ہنستے رہتے ہیں صبح, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سب خوش رہے, لیکن اللہ چاہے جو بچہ پیدا ہو وہ روئے, وہ کرائی کرے. جس نے کرائی کیا وہ بچ گیا, جس نے کرائی نہیں کیا وہ بیچارہ وہ تو گیا. اس کو برتھ اسفکسیا ہوتا ہے, یا کبھی کبھی ہم ڈیلے کرتے ہیں فیڈنگ کو, اس کو دودھ نہیں ہے ماں کو, یہ لاؤ, یہ ڈبہ لاؤ, وہ لاؤ, یہ جیسے ہماری سنت ہے, تحنیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو منہ میں خضر بنانا چاہیے, ڈیٹس چبا کے دیتے تھے, یہاں لگاتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہائپوگلائسیمیا ہو گیا, میں نے کہا کہ جو گلوکوز ہے یہ ہمارا پیٹرول ہے. جس بچے کو جنم پہ گلوکوز لیول کم ہو گئی 40 ملی گرام سے نیچے, وہ انیکٹیو ہو گیا یا سیزر ہو گیا, تو وہ تو عمر بھر درویش بن گیا, وہ درویش بن جاتا ہے, اور ان کی آنکھوں میں پرابلم ہو جاتی ہے. اینکیفالومیلشیا ہوتا ہے. کیونکہ میں ڈیولپمنٹ نیورولوجسٹ بھی ہوں, تو مجھے زیادہ واسطہ انہیں کے ساتھ ہے.
जो डिलीवरी हमको जो करनी है जो बच्चा उस टाइम नॉर्मल है। फिर बाकी जो कंजल्टर प्रॉब्लम्स किसी को हो, कोई जन्म से ही दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन और स्क्रीनिंग ज़रूरी है, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा पैदा हो फर्स्ट ईयर की एज में दिमाग की डेवलपमेंट थायरॉक्सिन से होती है, इसलिए ये है रूटीन होनी चाहिए। मैं ये ज़ोर अल्फाज से कहूँगा हर डॉक्टर से, हर गायनेकोलॉजिस्ट से कि जो बच्चा पैदा हो उसके कॉर्ड से ब्लड का सैंपल ले लो टेस्ट के लिए। हम कहते हैं प्रिवेंटेबल काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, फिनाइलकीटोन्यूरिया यहाँ पे होता नहीं है, बर्थ एस्फिक्सिया वो हम कर सकते हैं कम डिलीवरी में, और मेन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हर बच्चे को जो पैदा हो उसके कॉर्ड ब्लड सैंपल से टीएसएच करना चाहिए। अगर आप मुझे पेशेंट्स भी हैं जो 40 साल के हैं, आई हैव डिटेक्टेड दम 35-40 ईयर्स बैक जन्म पे एज हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि पहले साल में ही दिमाग की नशोनुमा थायरॉक्सिन से होती है। अगर हमने जन्म पे थायराइड इसका हाइपोथायरॉयडिज्म पिकअप किया, दवाई दे दी, बच गया, 1 साल के बाद फिर पिट्यूटरी टेक ओवर करता है, वो दूसरी बात है। शुक्रिया। अब हम मैम से पूछेंगे, डॉक्टर आबरू मैम से पूछेंगे कि मैम अगर देखा जाए कि इवन दो कोविड-19 इज़ नॉट वाटर बॉर्न डिजीज़, लेकिन सर्दियां आती ही हमारे नदी नाले खुश्क हो जाते हैं, और आज के दौर में हमारे पास जो भी घर में कचरा वगैरह निकलता है हम नदी में फेंकते हैं, तो वो नदी नालियाँ गंदी हो जाती हैं, तो जिससे जो जितने भी ये सिम्टम्स है कोविड-19 कोविड के जो जितने भी वो उनसे ही निकलते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर करूं कि कोविड को वाटर के साथ कुछ नहीं है। कोविड ये वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। पानी में अगर गंदगी हो उससे बहुत सारी डिजीज़ होती है, लेकिन कोविड उससे नहीं होता है। कोविड को उसके साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। कोविड फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी रूट से ही फैलता है, सांस लेने से फैलता है, या अगर हमारे हाथों पे हमारी थूक लग जाती है, वो हम अपने नाक में ले जाते हैं, या उससे हमारे सरफेसेस कंटामिनेट होते हैं, उन पे हम हाथ लगाते हैं, उससे फैल सकता है। वाटर की ड्राइंग से या वाटर डर्टी होने से कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है। अब डर्टी होने से जो फ्लू वगैरह फैल जाता है, फ्लू वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू है, वो रेस्पिरेटरी फ्लूज नहीं है। वाटर डर्टी होने से रिसेंटली हमको अनंतनाग में हेपेटाइटिस ए हो गया था आउटब्रेक, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इज़ वाटरबॉर्न। वाटरबॉर्न बहुत सारी डिजीज़ होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जो अनंतनाग में हमने देखा रिसेंटली हुआ। और हम जब वहाँ गए सर्विलेंस के लिए तो हमने देखा वहाँ बहुत डर्टी कंडीशंस थे, लोग ओपन डेफिकेशन थी वहाँ, पानी बहुत गंदा था। हमने उनको किया अवेयर कि आप बॉयल कीजिए, वाटर बॉइल्ड पीजिए। वाटर बॉयल करने से इवन अगर आप वो 1-2 मिनट के लिए भी वाटर बॉयल करेंगे, जो मोस्ट ऑफ जर्म्स है जो पानी से फैलते हैं वो दे विल बी टेकन केयर ऑफ, उससे फिर वो डिजीज़ नहीं होंगी। जैसे उस एरिया में हमने देखा था हेपेटाइटिस ए बहुत फ्रेजाइल वायरस है, अगर आप थोड़ा सा ही वाटर को बॉयल करेंगे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप फैलेगा नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो आप सिर्फ अगर आप वाटर बॉयल करेंगे 1-2 मिनट के लिए तो वो डिजीज़ नहीं होंगी। रही बात कोविड की, तो कोविड को हम अभी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोविड अभी हमारी इंडिया में उतना ज़्यादा राइज पे नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में है। तो हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हम जिसको भी सिम्टम्स लगेंगे ही शुड गो फॉर टेस्टिंग। जिसको भी थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स लगेंगे, कुछ भी लगेगा, इट्स नॉट फॉर ये हमारे लिए खाली नहीं है। अगर मुझे कोविड है तो अगर मैं टेस्ट कराऊंगी, मुझे पता चलेगी, तो मैं बाकियों को बचा सकती हूँ इस बीमारी से। तो हमें ये पता है कि कोविड का कोई मेडिसिन, कोई ख़ास दवाई है नहीं, तो कोविड का फैलने से रोकना ही इसका बचाव है। तो वो हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारी अनंतनाग में किसी को भी लगता है मुझे थोड़े सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स है, उसको चाहिए कि वो टेस्ट कराए, RT-PCR कराए। हमारी अनंतनाग में हमको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमें जितने भी पेशेंट आएंगे हम उनके टेस्ट करा सकते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ। हम थोड़ा जो कोविड से अब थोड़ा फेमिलियर हो चुके हैं कि हमें जो मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस, कितना एहतमाम करना पड़ेगा लोगों को? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या तदाबीर यही मैं जिससे वो बच जाएंगे? यही मैं टेस्ट करने की कोशिश मैं यही बोल रही हूँ। अगर जिसको इन्फेक्शन लगता है, अगर वो उसको हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं कि इसको कोविड है,
تو ہم بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ایسے ہم کووڈ کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ہر ایک انسان ٹیسٹنگ کے لیے نہیں آ سکتا, پاسبل نہیں ہے. کوئی فار فلنگ ایریاز میں کوئی بہت غریب ہے, آ نہیں سکتے ہیں اننت ناگ یہاں جنگلات منڈی, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرے جب تک ان کو سمٹمس ہو, الگ وہ دوسروں سے ڈسٹینس مینٹین کرے, وہ ماسک لگائے. اگر ان کے پاس ماسک نہیں ہے, جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہے اس سے اپنے چہرے کو ڈھکے. اس سے صرف کووڈ نہیں پھیلے گا, پھیلنے سے رکے گا, اس سے بہت ساری ریسپریٹری ڈیزیزز پھیلنے سے رکیں گی. جیسے ٹیوبرکلوسز ہے, بہت پریویلنٹ ہے, کشمیر میں بہت زیادہ ہے, تو ٹیوبرکلوسز بھی پریونٹ ہو سکتا ہے اس سے. بہت ساری اور اس پہ جیسے انفلوئنزا ہے, یہ ساری ڈیزیزز اگر ہم اپنے منہ کو ڈھکیں تو یہ ساری ڈیزیزز پریونٹ ہو سکتی ہے. اور یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی کے کانٹیکٹ کوئی ابھی آپ کے سراؤنڈنگس میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو ٹریول کر کے آیا ہے, تو اگر اس کو سمٹمس ہے تو ہی شوڈ گیٹ ہم سیلف ٹیسٹڈ. یا اگر آپ کسی کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں جو ٹریول کر کے آیا ہے اور آپ کو سمٹمس لگ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو بچا سکیں اس انفیکشن سے پھیلنے سے. تو اب ہم پھر سے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. سر, پہلے یہ میڈیکل جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا اب یہ میڈیکل کالج بن چکا ہے, تو فیسلٹیز میں کتنی برتری ہوئی ہے؟ کہ آج کل کون کون سی فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہے جو اس سے پہلے نہیں تھے؟ دیکھیے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی فیسلٹیز تقریباً سارے ہونے چاہیے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے. اب ہے کہ اب ڈپارٹمنٹس بڑھ گئے ہیں, ڈپارٹمنٹ اپنی فیسلٹی امپروو کر رہا ہے کوشش. جیسے میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں اس میں کارڈیالوجی آ گئی, اس میں گیسٹرونٹرالوجی آ گئی, اس میں نیورالوجی آ گئی. ایسی ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی میں ریڈیالوجی میں ہمیں آگے نیا ایک سی ٹی اسکین لگا ہے 128, MRI آ رہا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. پیتھالوجی میں جیسے ہماری ہسٹوپیتھالوجی اب ہو رہی ہے. بلڈ بینک میں ہمارے بلڈ کمپوننٹ یونٹس سپریٹ بن رہے ہیں. جتنے بھی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھو گے ہر ڈپارٹمنٹ میں امپرومنٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ وائز. تو اس میں سے ڈپارٹمنٹس پھر بنتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے ہاسپٹل بنتا ہے. سالوں پہلے کی بات کریں جب یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا تو آئے دن ہمیں بہت سارے پیشنٹ سری نگر ریفر کرنے پڑتے تھے, لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے اور کتنی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, امپرومنٹ تو پارٹ آف ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے. امپرومنٹ تو کرنی پڑتی ہے ٹل اینڈ, یہ تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اسپیشلی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو کنٹینیوسلی جو ٹیریشری کیئر ہاسپٹل ہے وہ بھی امپرومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اس امپرومنٹ میں لگے ہیں. سر, جلانی صاحب سے اور ایک کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں. سر, جو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہو چکے ہیں, ینگ ایج میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اور سردیاں آتے ہی وہ ہارٹ اٹیک بڑھنے لگے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, سردی جب آتی ہیں تو ہمارا بیرونی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے, گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے, ہمارا جسمانی انوائرمنٹ بھی بدل جاتا ہے. اور ایک ڈیزیز کے بڑھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک انوائرمنٹ, دوسرا ایجنٹ اور ہوسٹ. جب یہ انٹریکشن ہو جاتی ہے تو ڈیزیز کے بڑھنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. جتنی یہ انٹریکشن کم ہو جائے گی ڈیزیز کے پھیلنے کے, ڈیزیز کے کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت کم رہتے ہیں. جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو انفیکٹو ڈیزیز جو ہے جیسے نمونیا ہے, برونکائٹس ہے, اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے سے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اس میں اسٹروک ہیں, ہارٹ ڈیزیز ہیں, کینسر ہیں, وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ جب سردی آتی ہے لوگ پریفر کرتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے اندر ہی رہتے ہیں جن کو موقع ہوگا, اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو سردی کا شکار ہو جاتے ہیں. سردی کے یہ دیکھا گیا ہے, سویڈن میں ایک سروے کی گئی ہے, سویڈن میں ایک سروے کی گئی ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں 2.5 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو اسٹروک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہماری یہ جو ہاتھ ہیں, انگلیاں ہیں, سر ہے, یہ فیس ہے, اس کانسٹنٹلی سردی میں رہتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی سردی ہے اور کتنا ایکسپوجر ہے. دوز ہو ہیو
प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, एक्सट्रीम से ये सर्दी है, तो ये जो वेसल्स होते हैं, जो रगें होते हैं जिनसे ये खून जाता है, सुकड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, ताकि खून हमारी इन उंगलियों, कानों, नाक तक पहुंचाए। तो प्रेशर पड़ता है, उससे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो जो पेशेंट ऑलरेडी उनका ब्लड प्रेशर होता है और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज है, दोज आर एल्डरली, और जिनको डिस्लिपिडीमिया है, जिनकी ये चर्बी ज़्यादा होती है खून में, या जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव है, उनके ये रिस्क बढ़ जाता है। और इसके रिस्क बढ़ने के साथ साथ ही हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है। तो हार्ट फेलियर ज़्यादा देखा गया है सर्दियों में। इसी तरह इन्फेक्शन होता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, फीवर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। दोज हैव ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो उनके लिए हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बढ़ जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जब ये अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे एडिक्शन, जो हम देखते हैं कि जवान आजकल एकदम सडन डेथ होती है, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर उनमें ये होती है कि जिनको ये रिस्क फैक्टर्स है और जो एडिक्शन उनकी होती है, जो कोकेन इस्तेमाल करते हैं, एफीम करते हैं, तो वो भी वासो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉर्नरी स्पाज्म करते हैं, तो उनकी सडन डेथ होती है। एंग्जाइटी का कितना असर रहता है हार्ट अटैक को लेकर? ये सर्दी का मौसम आने के साथ साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। उसमें हीटिंग इंतज़ाम करना पड़ता है। तो चाहे वो अमीर को अपनी तरफ से वो 1 डिग्री की होती है परेशानी, गरीब को बेचारे को कपड़े पहनने पड़ते हैं, कपड़े लाने पड़ते हैं, सर्दियों में इंतज़ाम करना पड़ता है खाना खाने का। तो उसमें ये देखा गया है कि ये जो सर्दियों में उसमें कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, एक लफ्ज़ आया है कोल्ड स्ट्रेस। हर एक आदमी को स्ट्रेस होता है। गरीब को अपनी लेवल का होता है, अमीर को ईंधन लाना होता है हमाम के लिए, ये हीटिंग सिस्टम बढ़ाने के लिए, गरीब को कपड़े और खाना पकाने की चीज़ें, तो स्ट्रेस होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि सर्दियों में पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाता है। जो हमारी इस वैली में जो ये पत्ते होते हैं, चाहे चिनार के पत्ते होते हैं या जो कटिंग करते हैं बागों में, तो उसमें जब वो जलाते हैं ईंधन बनाने के लिए, वो कोयला बनाने के लिए, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ जाता है। एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ने से हार्ट अटैक बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ जाते हैं, अस्थमा की इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो शुक्रिया। अब हम लास्ट में प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि सर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है हाल ही में बना है, तो क्या यहाँ वो सब फैसिलिटीज़ है जो एक सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ हमने जो डालगाम में हमारा नया कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो हमने उसको शुरू किया है। 8 डिपार्टमेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ तमाम लैब फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स हैं, सेमिनार रूम्स हैं, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी की भरपूर लोग हैं वहाँ फैकल्टी में। बॉयज़ हॉस्टल्स की सहूलियात है, गर्ल्स हॉस्टल्स की सहूलियात हैं, उनके लिए मेस फैसिलिटीज़ हैं। मकसद ये है कि जितना भी हमसे हो सकता है हमने 1 साल में ये फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए मैसर की। इस वक्त हमारे पास 3 बैचेस हैं, 100 के MBBS स्टूडेंट्स और 300 के नर्सिंग और पैरामेडिक्स स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए टीचर्स भी हैं, लैब्स भी हैं, क्लासरूम्स हैं और लाइब्रेरी भी है। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल साहब और बाकी सब HODs वगैरह जो हमारे साथ, इनने एक अच्छी अवेयरनेस दी है लोगों को। आप बने रहे हमारे साथ, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।